गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुरुदत्त, एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी, इन तीनों को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखकर आप शायद फिल्म का अंदाज़ा लगा लें। लेकिन हम जिस गाने की बात कर रहे हैं इसमें एस.डी. बर्मन साहब हैं और नहीं भी। और इस दिनों तो बिल्कुल ही नदारद थे जिस दिन गुरुदत्त ने अपने घर पर उसके लिए पूरी टीम को बुलाया था। मोहम्मद रफ़ी साहब तो पहले ही पहुंच गए थे। बर्मन साहब लेट हो गए क्योंकि उनके म्यूजिशियंस यानी साज बाज वाले किसी गफलत में गुरुदत्त के घर के बजाय स्टूडियो पहुंच गए थे। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने साहिर लुधियानवी से लिखवाए गए थे, जिन्हें एस.डी. बर्मन की धुनों पर मोहम्मद रफ़ी साहब, गीता दत्त और हेमंत दा ने बखूबी गाया था। लेकिन ये गाना असल में साहिर की एक नज़म थी जिसे उन्होंने अपने बागी तेवरों के साथ दिल की गहराइयों में उतर कर लिखा था और गुरुदत्त का कहना था कि इस गाने के बगैर तो ये फिल्म पूरी हो ही नहीं सकती। इस गाने का जादू इस कदर गुरुदत्त के सर चढ़कर बोल रहा था कि इसके एक एक लाइन उन्हें रट गई थी। खैर, जब रफ़ी साहब के साथ बैठे बैठे काफ़ी समय निकल गया और म्यूज़िक टीम नहीं आई, तब गुरुदत्त ने कहा, रफ़ी साहब आप अपना काम कीजिए, बस इसे गुनगुना दीजिए। रफ़ी साहब ने देखा कि गुरुदत्त इस गाने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं, वरना बाकी गानों के लिए तो इस तरह घर पर मीटिंग नहीं हुई। ऊंची और सुरीली आवाज़ के जादूगर रफ़ी साहब अपने ही रौ में बह चले और पहले से तय धुनों पर बिना साज बाज के ही उसे गाने लगे। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। असल में ये फिल्म का क्लाइमेक्स सॉन्ग था और बाकी गानों से इस मायने में ये बिल्कुल भी अलग था कि इसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। रफ़ी साहब ने ये गाना ख़त्म किया तो पाया कि गुरुदत्त का टेप रिकॉर्डर ऑन है और उसे रीप्ले किया गया तो गुरुदत्त के मुंह से सिर्फ इतना निकला कि अब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो आने की ज़रूरत नहीं है रफ़ी साहब, ये गाना तो रिकॉर्ड हो गया है, मैं इसी टेप को फिल्म में फीड करवाऊंगा। रफ़ी साहब हंसने लगे, क्या मजाक कर रहे हैं साहब, म्यूज़िक ना सही कम से कम रिकॉर्डिंग क्वालिटी के लिए ही उसे बख्श दीजिए, मैं कभी भी स्टूडियो आकर इसे रिकॉर्ड करवा दूंगा। गुरुदत्त तपाक से बोले, आपने बैजू बावरा में नौशाद साहब की धुनों पर बिना साज बाज के जो आवाज़ बुलंद की थी उसे मैं आज भी नहीं भूला हूँ। दुनिया आपको भली भांति जानती है, इससे आपकी गायकी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सादी और ख़राब रिकॉर्डिंग ही हमारे क्लाइमेक्स सीन में जान डाल देगी। गुरुदत्त के जहन में उन दिनों सिर्फ और सिर्फ प्यासा का लीड हीरो विजय तैर रहा था और उन्हें लग रहा था कि ये गाना जिसका तस फिल्म में डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा रियल टच देगा। खैर, बात जब बर्मन साहब तक पहुंची तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहते हैं कि बाद में सहमति बनी कि चूँकि टेप रिकॉर्डर की आवाज़ में उतनी क्लैरिटी नहीं है तो उसे उसी तरह स्टूडियो में भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और फाइनल टच के तौर पर हल्की वो मामूली म्यूज़िक ट्यून भी डाल दी जाएगी। और दोस्तों, इस गाने ने दर्शकों पर जो जादू किया सो किया ही। रफ़ी साहब से ऐसे गाने गवाने की होल मच गई जिनमें म्यूज़िक नाम मात्र ही था। हम ऐसे कुछ ख़ास गानों का जिक्र भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा इस गाने के बारे में भी जान लीजिए जिससे बात शुरू हुई थी। प्यासा के इस गाने में माहौल कुछ ऐसा है कि फिल्म का हीरो यानी शायर विजय अचानक इस महफिल में पहुंच जाता है जहां इसकी मौत की बरसी बनाई जा रही है। पूरा स्वागार खचाखच भरा हुआ है, भाषण बाजियां हो रही हैं, इस बात से बेखबर कि जिस शायर की बरसी मनाई जा रही है या यूं कहें कि जिसके नाम पर दौलत कमाई जा रही है वो भी वहाँ मौजूद है। और जैसे ही ये बोल फटते हैं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या। और ये गाना उस समय ही नहीं आज भी गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन और पूंजीवाद के दौर में रोंगटे खड़े कर देता है। हालांकि इसकी कुछ लाइनें ज़रूरत से ज़्यादा विद्रोही हैं।
और तब सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक भी लगा दी थी कि ऐसे आप दुनिया को आग नहीं लगा सकते। और बड़ी मशक्क़त और क़ानूनी खींचतान के बाद गुरुदत्त बोर्ड को कन्विंस कर पाए कि ये लाइनें कहानी की जान हैं, उन्हें निकाल देने से सीन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इस गाने ने प्यासा को उस दौर की ब्लॉकबस्टर और एक कल्ट क्लासिक फिल्म तो बनाया ही, साहिर लुधियानवी को विद्रोही शायर के मंच पर एक बड़ा मुकाम भी दिलाया। और रफ़ी साहब के तो क्या कहने, सुरीली आवाज़ को बुलंदी तक ले जाना और फिर वहीं लाकर धरने की महारत ना तब किसी के पास थी और ना आज तक कोई उसे हासिल कर पाया। और जब एस.डी. बर्मन की धुनों को पीछे छोड़ती ये आवाज़ इस गाने को इतना पॉपुलर करा ले गई, तब उस संगीतकार ने जिसने फिल्म बैजू बावरा में रफ़ी साहब से एक बुलंद आवाज़ निकलवाई थी, एक ऐसी ही नज़म लेकर आया जिसमें म्यूज़िक था ही नहीं, या ये कह लें कि नहीं के बराबर था। हम बात कर रहे हैं संगीतकार नौशाद साहब की, जो 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब की रिकॉर्डिंग के लिए रफ़ी साहब के साथ स्टूडियो में थे। लेकिन 70 लोगों की म्यूज़िकल टीम में से सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही आए थे। नौशाद को ना जाने क्या सुरूर चढ़ा, उन्होंने बिना म्यूजिकल तामझाम के ही रफ़ी साहब को गाने को कहा और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। वहाँ गीतकार शकील बदायूनी और फिल्म के निर्माता निर्देशक H.S. रावेल भी थे। बाद में जब नौशाद ने कहा कि ये गाना फिल्म में ऐसे ही जाएगा तो रावेल चौंक गए। बात आगे बढ़ी तो ये फिल्मकारों के गले से नहीं उतर रही थी कि इतना हाई प्रोफाइल और बिग बजट गाना यूं ही कैसे जाने दें, बिना संगीत के तो ये मर जाएगा। महबूब तुझे नौशाद साहब ने दलील दी कि पर्दे पर जो हीरो गा रहा है वो असल में एक नज़म पढ़ रहा है, और जब हम मुशायरे में कोई शेर या नज़्म पढ़ते हैं तो वहाँ म्यूज़िक नहीं होता, उससे सीन ज़्यादा ही रियल लगेगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो कन्विंस हो गए। बाद में एक आध इंस्ट्रूमेंट का हल्का संगीत ही सुपर इम्पोज किया गया और ये गाना भी अपने दौर का सुपर हिट और कल्ट सॉन्ग भी बन गया। मेरी मोहब्बत की कसम, ये उन गानों में से है जिनके दम पर हीरो राजेंद्र कुमार जुबली कुमार कहलाए। तुझे नरगिसी आँखों का सहारा, तो रफ़ी साहब ने कई ऐसे गाने गाए जहां संगीत पीछे जो तेरी देखी शराबेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें। और अगर आप उनके तमाम म्यूजिकल सॉन्ग्स के मोनो ट्रैक पकड़ने की कोशिश करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ अपने आप में भी मुकम्मल हुआ करती थी। जो खत तुझे भी तुम मुझसे बात करती हो। तो दोस्तों, यादों के झरोकों से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का स्वागत करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, शब बखैर।